आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मुझसे एक भाई ने पूछा कि जिस प्रकार आपने ये बताया कि गण जो है वो विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, देखना पड़ता है कुंडली में, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है ना, क्योंकि हमारे कर्म भाव से हमारी कुंडली बनती है। तो जो लोग उसके ज्ञाता होते हैं, और वैसे भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी पूरी गणना की है। तो गणांश कैसे कार्य करते हैं और जो गण होते हैं 3 प्रकार के, वो कैसे वर्क करते हैं हमारे भीतर, इसकी एक वीडियो बनी चुकी है, जिसमें भाई ने बोला कि आप नाड़ी के बारे में भी बता दीजिए। नाड़ी में आदि, अंत और मध्यमा कैसे समझें हम लोग। तो देखिए, मध्यमा का तो अर्थ ही समझ में आता है कि वो सुषुम्ना है, और आदि और अंत को ऐसे समझिएगा, जो आंतरिक नाड़ी होती है वह, उसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक, और यह कफ में होती है, तो जाहिर है कि ये ईड़ा नाड़ी है। और जो आपकी आदि ऊर्जा है, यह, इनका जो प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पिंगला है, और इस पर कफ का भी प्रभाव होता है, पित्त होता है, यहाँ पे पित्त होता है। तो कफ, वात और पित्त, इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कफ जो है वो बाई नाड़ी हो जाती है, पित्त जो है वो दाई नाड़ी हो जाती है, और मध्यमा में हमारी जो होती है वो वात आ जाता है। थोड़ी बहुत त्रुटि बताने में हो जाती है, क्योंकि हम कोई पढ़ करके तो बोल नहीं रहा होता है ना, तो सडनली जो थॉट्स आ रहे होते हैं वो आप तक जा रहे होते हैं। तो ऊर्जा के प्रवाह से इसको पकड़ना चाहिए। और आप देखिए कि स्वाधिष्ठान से चलता है, जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है वो स्वाधिष्ठान से चलती है और ऊपर आती है। और जो हमारी महाकाली की नाड़ी है, जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, जो हमारी इच्छा की नाड़ी, उसी से हमारा जन्म होता है। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है और सीधे मूलाधार चक्र पे उनका एंड होता है। वो आपने नाड़ी ग्रंथ में भी देखा होगा, सहयोग में समझा होगा, और जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं वो भी इस बात को जान लेते हैं। और सुषुम्ना जो है वो मध्य है। तो इस तरह से हम अपनी वात को कंट्रोल कर सकते हैं। सुषुम्ना के ही माध्यम से हमारी पूरी वायु कंट्रोल में लाई जाती है। अब अगर विवाह के समय नाड़ियों को न देखा जाए तो क्या होगा? अगर आपने ईड़ा की शादी करी है, विवाह किया है, तो दोनों के थॉट बिल्कुल ही कोल्ड हो जाएंगे, कूल रहेंगे हमेशा, या फिर डोर डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि ये नाड़ी बहुत जल्दी चंद्रमा पर रहती है। तो चंद्र जैसे ही नीचे होंगे और उनका प्रभाव कमज़ोर होगा, तुरंत ये भावुक हो जाएंगे, और इस तरह से इनकी नाड़ी कमज़ोर हो जाएगी। 2 कमज़ोर नाड़ियों को मिलाने का प्रोविज़न विवाह में नहीं होता है। इसी तरह से अगर हमारी पिंगला, जो हमारी आदि ऊर्जा है, जो नीचे से ऊपर की ओर वर्क करती रहती है, जो हमें क्रिया नाड़ी में डाल देती है, अगर उस दोनों ही अति क्रियाशीलता में चले गए, दोनों नाड़ी के पति पत्नी, तो उनकी स्थिति फिर गड़बड़ होगी। वो क्रोध में जाएंगे, और एक अपने को नीचा दिखाएगा, दूसरे को अपने को ऊंचा दिखाएगा। तो इस तरह की भी वैमनस्यता उसके भीतर आ जाती है। सुषुम्ना ही होती है जो सबसे उत्तम होती है, क्योंकि सुषुम्ना में रहने वाले लोग अपने वायु का प्रवाह, अपनी अग्नि का प्रवाह, कफ, वात, पित्त जिसको कहते हैं, वो तीनों को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं, और उनके अंदर बहुत ही संतुलन होता है। इसलिए शादी में नाड़ी का देखा जाता है प्रभाव। क्यों देखा जाता है? क्योंकि आप इसको देखें, विवाह जो होता है वो संतति के लिए होता है, ठीक है। संतान उत्पत्ति के लिए परमात्मा ने बनाया है, वो कुछ इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं हमारे भीतर कि वो संतान बने। लेकिन उसमें अगर उन संतान में हमारे डीएनए के द्वारा वो जो चीज़ें चली गई, अगर वो विकार युक्त होगी, तो इस तरह से एक नई जनरेशन जो होती है वो नष्ट होने लगती है, उसके अंदर बहुत सारे विकार आ जाते हैं। इसलिए एक ही नाड़ी के लोगों में विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मेरा आभार, प्रणाम, जय श्री माता।